हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं जिसे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे। अगर ये आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप समीकरण को चुटकियों में भी संतुलन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो उसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण 2, 4, 5 नियम बनाए हैं। कुल मिला के इसमें तो 7 नियम लिखे हुए हैं। वो नियम बनाए हैं। सबसे पहले उस नियमों को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो नियम कहीं अलग से कोई नियम नहीं है, केवल बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का बेस से ही लिया गया है। ये नियम हम स्वयं अपने जो आवश्यकताएं हैं संतुलन करने के लिए उसको देखते हुए हमने बनाया है। तो सबसे पहले इन नियमों के बारे में पढ़ते हैं, इन नियमों को समझते हैं। इन्हीं नियमों को हम अगर अप्लाई करेंगे तो समीकरण संतुलित करना बहुत ईजी हो जाएगा। किसी भी बच्चे के लिए ईजी हो जाएगा, चाहे जितना वो कमज़ोर हो, बस केवल वो इस नियमों का पालन करे और थोड़ा सा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री उसको आनी चाहिए। देखिए पहला नियम क्या था, इसमें क्या कहा गया है। देखो जैसे आपको कोई भी समीकरण दिया जाएगा तो कैसा होगा, वो असंतुलित होगा, जिसको कंकाली समीकरण कहा जाता है। हमने इससे पहले वीडियो में इसको हमने पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वीडियो में। अब कंकाली असंतुलित समीकरण को ही हमको संतुलित करना है। देखिए टॉपिक पे जाते समय सबसे पहले देखते हैं कि पहला रूल क्या है। रूल क्या है पहला? तो पहला रूल है जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं उनके जो रासायनिक सूत्र निश्चित होते हैं उनके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है हमको। मतलब जितने भी यौगिक या तत्व होते हैं उनके रासायनिक सूत्र निश्चित होते हैं, उनके रासायनिक सूत्र में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम एक दफ़े नीचे आपको रफ पे नीचे बताते रहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया सोडियम क्लोराइड, तो आप सोडियम क्लोराइड को यही लिखेंगे। मान लीजिए हमको क्लोरीन की 2 की आवश्यकता है तो ये नहीं कि इसके यहाँ 2 लगा दें, ये NaCl ही रहेगा। चाहे जितनी आवश्यकता होगी जो भी करेंगे उसके हम मॉलिक्यूल में बदल सकते हैं, आगे 2 लगाना पड़ेगा। कोई भी यौगिक है, जैसे मान लीजिए CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो आपको अगर हमको कार्बन 2 की ज़रूरत है तो आप 2 यहाँ कभी नहीं लगाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। 2 लगाना होगा तो CCl4 लिखते हुए 2 कहाँ लगाना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा। इस बात को हम विशेष ध्यान देंगे। पहला रूल यही कह रहा है। पहला रूल ये भी बता रहा है कि जितने भी यौगिक हैं वो अगर 2 परमाणु हैं तो 2 परमाणु रहेंगे। अगर जितने भी तत्व हैं वो 2 परमाणु हैं तो 2 परमाणु रहेंगे, 3 परमाणु हैं तो 3 परमाणु रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 से लिखा जाएगा तो H2 ही रहेगा, उसको हम H3 या H4 ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमको H2 को H4 बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2H2 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो आपको ये बात पहला लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब चलते हैं हम दूसरे नियम के पर। इससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी, जो लोग नए जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। अपने दोस्तों साथियों सबके पास शेयर करते रहें, जिससे समीकरण संतुलित करना सबको जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि समीकरण संतुलित करना ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है, बहुत कॉमन चीज़ है। इससे बहुत से ऐसे बच्चे डर जाते हैं जिससे उनसे बहुत रिएक्शन उनके बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या कह रहा। दूसरा नियम ये है, आपको ये भी समझना होगा कि किसी भी यौगिक के एक अणु में कितने कितने परमाणु होते हैं। ये नहीं कि आप इसको भी न समझ पाएँ कैसे किसमें कितने परमाणु हैं। जैसे होल थ्राइस लगा रहता है, होल ट्वाइस लगा रहता है, ऐसा कुछ लगा रहता है। तो सबसे पहले हम
होल थ्राइज, होल ट्वाइज को कैसे देखेंगे कितना क्या होता है। जैसे इसमें हम आपको एग्जाम्पल के तरीके बताए हैं। जैसे लिखा हुआ है AlOH का होल थ्राइज, मतलब एल्युमिनियम और OH पे 3 लगा है, तो इसका मतलब वो जितने भी छोटे ब्रैकेट लगे रहेंगे उसके मतलब भी दोनों पे लगे रहेंगे, जितने भी अक्षर पे लगे रहेंगे। जैसे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु हैं इसमें, और यहाँ OH दोनों पे 3 लगा है, तो इसके मतलब O का भी 3 परमाणु हैं इस यौगिक में, और H का भी 3 परमाणु हैं। कुल मिला के हम समझते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में एल्युमिनियम के 1 परमाणु सम्मिलित है, और ऑक्सीजन का 3 परमाणु सम्मिलित है, और हाइड्रोजन का 3 परमाणु सम्मिलित है। दूसरा यौगिक जैसे हमको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए लिए हैं Al2SO4 का होल थ्राइज। तो इसमें आप लोग देखते हैं Al2 2 बार है, तो इसका मतलब एल्युमिनियम के 2 परमाणु लिए गए हैं। एल्युमिनियम के कितने लिए गए हैं? 2 परमाणु लिए गए हैं, और SO4 का होल थ्राइज मतलब SO4 पे थ्राइज लगा हुआ है। इसका मतलब S का 3 परमाणु लिया गया है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु लिए गए हैं? इसको देखने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 तियां 12 परमाणु लिए गए हैं। देखने में से इस तरीके से, क्योंकि अंदर के जो ब्रैकेट में रहेंगे वो बाहर के रहेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके परमाणु हम निकाल सकते हैं। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो दिया है, हम नीचे आपको समझा रहे हैं, जैसे लिखा है 6HCl, तो इसके मतलब इसमें हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं और Cl के भी 6 परमाणु हैं। जैसे दिया है 2AlCl3, तो इसके मतलब एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के 2 तियां 6 परमाणु हैं। इसको हम गुणा करके अच्छे से देख सकते हैं, गुणा करके तभी इसको हम समझ पाएंगे। अगर अब आता है तीसरा रूल क्या है। ये दोनों तो आपके बेसिक से संबंधित था कि आपको अणुओं के बारे में, यौगिक के बारे में क्या पता है। अब तीसरा रूल है, सबसे पहले जो असंतुलित समीकरण हमको दिया रहेगा उसे वैसे ही लिख लेंगे, उसके दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या का एक चार्ट बना लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो भी समीकरण हमको, मान लीजिए एक समीकरण दिया है N2 + H2, छोटा सा समीकरण लेते हैं, NH3 दिया है, तो जैसे दिया है इसको ऐसे लिखेंगे और उसका दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या का चार्ट बना लेंगे। जैसे ये आपका क्या होता है, एरो से गिब्सफोर्ड से पहले वाला ये आपका होता है LHS, और ये आपका क्या होता है RHS, ठीक है। तो इसका एक चार्ट बना लेंगे। अगर चार्ट बना लेते हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन शुरुआती के दौर में आप चार्ट बनाइए, भी धीरे धीरे इसको अच्छे से करते जाइए। नहीं कि बार बार चार्ट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन शुरुआत में जब आप सीख रहे हों उस समय चार्ट बना लीजिए। चार्ट कैसे क्या बनाएंगे, जैसे कौन कौन से इसमें हैं, इसमें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिया गया है, तो LHF में N कितना है 2 है, और इसमें N कितना है 1 है। हाइड्रोजन कितना है इसमें 2 है, इसमें हाइड्रोजन कितना 3 है। ये देखिए चार्ट बता रहा है कि LHF और RHF बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण संतुलित नहीं है। चार्ट बनाने से आपको ये ईजी हो जाएगा कि आप आराम से इसको देख के कर सकते हैं कि मतलब हाँ हमको संतुलन करना कैसे, कहाँ कहाँ हमारा संतुलन नहीं है, कहाँ कहाँ बराबर तत्व नहीं है। उसके बाद में हम चलते हैं चौथे रूल पे। चौथा रूल क्या है, समीकरण को संतुलित करते समय हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सभी अभिकारक एवं उत्पाद को डिब्बे में बंद कर दें। इसके मतलब ये है कि जब डिब्बे में बंद कर देंगे तो उसके परमाणुओं में हम कोई गलत कोशिश नहीं करेंगे जिससे उसके परमाणु की संख्या में डिस्टर्बेंस ना हो, केवल हम उसके अणुओं में मतलब उसके आगे बढ़ाएंगे। जैसे लिखा है NaNO3 लिखा है, तो इसको आप ऐसे डिब्बे में बंद कर दीजिए, पूरे ऐसे एक डिब्बे में बंद कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए हमको नाइट्रोजन को 2 बढ़ाना था, तो हम 2 वैसे डिब्बे में नहीं बन गए, तो हम गलती से यहाँ 2 बढ़ा सकते हैं, जबकि वो गलत होता है, आपको पहले बता चुके हैं। इसके लिए हमको 2 कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, 2 आगे, तब आपका ये सही आ जाएगा। डिब्बे में बंद करके ही हमको करना है। अगर डिब्बे में बंद नहीं करते हैं तो शुरुआती दौर पे हम गलती कर सकते हैं, और गलती करने का मतलब क्या हुआ, पूरा इक्वेशन हमारा गलत हो सकता है, ज़्यादा समय लग पाएगा। देखो हमने 5वां रूल क्या बनाया है, दोनों पक्षों में जो यौगिक
सबसे अधिक परमाणु वाला हो सर्वप्रथम उसी को संतुलित करो। जैसे मान लीजिए कोई एक इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशन एक लेते हैं हम और देखते हैं जो सबसे अधिक परमाणु वाला होता है उसी को संतुलित करते हैं। इसके लिए जैसे हमने ले लिया KClO3 पोटेशियम क्लोरेट ले लिया और उसको रिएक्शन कराया तो बन गया KClO2, मतलब एक दिया है हमको, मान लीजिए समीकरण दिया है KCl + O2 दिया है। तो इसमें दोनों पक्षों में देखो क्या कह रहा है, दोनों पक्षों में जो यौगिक सबसे अधिक परमाणु वाला हो या सर्वप्रथम उसी को संतुलित करें। तो सबसे अधिक परमाणु किसमें है, देखिए इसमें 2 परमाणु है, इसमें भी 2 परमाणु है, इसमें 1 2 3 4 परमाणु है। तो सबसे पहले हम डिब्बा बना लेंगे ऐसे, मान लीजिए ऐसे डिब्बा बना लेते हैं और सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित करते समय क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो देखो K एक बार है, K एक बार है, Cl एक बार है, Cl एक बार मिल रहा है, लेकिन क्या संतुलित करना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन 3 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है। तो 3 2 का केवल मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर बाद में इसकी वजह से KCl भी बढ़ जाएगा तो आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुई बात, आपको हमें बताना चाह रहे थे। सबसे पहले अगर इसको संतुलित करेंगे बड़े वाले तत्व को जिसमें अधिक परमाणु होगा तो थोड़ा सा आपका और इजी हो सकता है क्वेश्चन। अब अगला चलते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल भी इसी से संबंधित हम आपको बता देते हैं। अगला रूल है, छठा रूल जो है हमारा, समीकरण को संतुलित करते समय केवल पूर्ण संख्याओं से गुणा करें, दशमलव संख्या से कदाप ना करें। अगर समीकरण को हम संतुलित करने जा रहे हैं, मान लीजिए किधर, अभी यही एग्जाम्पल आपका बेहतर एग्जाम्पल देखिए, यही एग्जाम्पल बेहतर है। मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही, कोई दशमलव में गुणा करके अगर समीकरण संतुलित हो जा रहा है तो उसको हम नहीं करेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 है। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यही अंतर है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो अगर इसको हम दशमलव में करें तो इसको अगर दशमलव में कर देते तो यहाँ 1.5 से गुणा करते हैं, मतलब 1.5 से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 3 बराबर हो जाएगा। लेकिन हम इस तरीके समीकरण को संतुलित करने से बचते हैं। ठीक, क्योंकि जो अणुओं की संख्या है वो हमको होल नंबर में लेनी है, तो इसलिए हम यहाँ 1.5 नहीं करेंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 कोई ऐसी संख्या निकालना पड़ेगी कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। इसलिए 3 वाले को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, 2 वाले को 3 से। तो इसलिए कभी भी समीकरण को संतुलित करते समय अगर वो दशमलव संख्या से संतुलित हो भी रहा है तो भी हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समीकरण थोड़ा सा दोषपूर्ण हो सकता है। अब सबसे अंतिम लास्ट जो हम ज़्यादा गलतियां करते हैं उसके बारे में है समीकरण संतुलित करने के लिए, वो है आपको समीकरण को संतुलित करते समय विशेषकर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी भी समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है। हम प्राय ऐसे गलतियां कर देते हैं कि मतलब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या को दोनों पक्षों पे मिलाते नहीं हैं, मेन एलिमेंट को देख करके सही कर देते हैं। तो उस पर विशेष ध्यान रहिए, मतलब हम अपनी तरफ से आपको सावधानी के लिए बताए हैं कि यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये आप ध्यान देते हैं तो आपको बहुत ऐसे समीकरण को संतुलित करने से जो गलतियाँ होती हैं उससे बच जाएंगे। अब इन 7 रूलों को अगर आप, रूल जो हैं, नियम हैं ये जो बनाए गए हैं, इनको आप अगर अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा आप बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, जैसे 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु तत्व कैसे लिखे जाते हैं, यौगिकों का सूत्र सही से कैसे लिखा जाता है, वो तो आपको इसे रासायनिक समीकरण संतुलित करने में दिया रहेगा, संतुलित समीकरण में सही दिया रहेगा सूत्र। तो वो सब अगर आप समझ जाएंगे तो संतुलित करना आप बहुत आसानी से किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन कराएंगे, देखेंगे इन रूलों को अप्लाई भी करते हुए क्वेश्चन कराएंगे। उन क्वेश्चनों को आप देखेंगे जिससे आपको और थोड़ा सा सरल हो जाएगा। देखें, पहला समीकरण जैसे छोटा सा लेते हैं हम, एक समीकरण लेते हैं H2 + O2 गिव फॉर
H2O, ये असंतुलित समीकरण है। ठीक, तो इसको लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या करना है हमको। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले इसको आप एक डिब्बे में बंद कर लीजिए, जैसे लिखा है इसको आप एक डिब्बे में बंद कर लीजिए तो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। डिब्बे में बंद कर लीजिए और इसमें देखना है जो सबसे अधिक बार जिसमें और एक रूल बताया था हमने, जो सबसे अधिक परमाणु वाला हो उसको पकड़िए, उसको पकड़, चाहे उत्पाद हो चाहे अपकार हो। तो सबसे अधिक इसमें 2 परमाणु हैं, इसमें 2 परमाणु हैं, इसमें 2 और 1 3 परमाणु हैं, 2 1 3 परमाणु हैं। तो हमने किसको पकड़ा, हमने पकड़ा H2O को, H2O। तो अब देखते हैं, हम मिलाइए। अब क्या करना है, जैसे दोनों पक्षों में तुलना कर लीजिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन की संख्या मिल रही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे हम, जैसे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसलिए इस हाइड्रोजन के आगे भी 2 से गुणा करेंगे, बस हमारा संतुलित हो गया। बस आपका समीकरण संतुलित होगा। इस तरीके से समीकरण आप लिख सकते हैं, 2H2 + O2 gives 2H2O। पहला समीकरण आपका संतुलित हो गया। ऐसे एक और देखते हैं, हम कोई समीकरण लेते हैं। एक समीकरण हम लेते हैं AgBr2, AgBr2 gives AgBr। तो कुछ समीकरण बहुत ईजी होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, सबसे पहले डिब्बा बना लीजिए। डिब्बा बनाने के बाद में यहाँ ब्रोमीन कितने बार है, 2 बार है। यहाँ ब्रोमीन, डिब्बा बना लीजिए। डिब्बा बनाएं, डिब्बा बनाने के बाद में क्या करेंगे, डिब्बा बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि सबसे अधिक परमाणु वाला कौन सा है। तो इसमें देखो, इसका 1 परमाणु है, इसमें 2 परमाणु हैं, इसमें भी 2 परमाणु हैं। तो दोनों में कोई भी ले लेंगे। तो इसमें देखते हैं ब्रोमीन 2 बार है और यहाँ ब्रोमीन कितने बार है, 1 बार है। तो इसलिए आगे 2 लगा दिए। जैसे ही यहाँ पर 2 लग गया तो Ag भी 2 बार हो गया, इसलिए Ag के आगे भी 2 लगाएंगे। तो ये आपका संतुलित हो गया। तो क्या हो गया, 2Ag + Br2 gives 2AgBr हो गया। ऐसे थोड़ा सा हम बड़ा समीकरण लेते हैं। जैसे ले आए, हमने लिया Fe + H2O gives Fe3O4 + H2 इसको संतुलित करते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। हम पहले क्या बनाएंगे, एक अगर हम डिब्बा बना लेते हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, गलतियां नहीं होंगी। डिब्बा बना लेते हैं, डिब्बा बनाते हैं। सबसे पहले प्लस यहाँ कर देते हैं कि थोड़ा सा जगह रहे बीच में। अब देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक को छुएंगे। तो सबसे अधिक परमाणु किसमें है, Fe3O4 में 4 3 7 परमाणु हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको पूरा करेंगे। यहाँ देखिए Fe कितने बार है, 3 बार है और इस साइड में Fe कितने बार है, 1 बार है। तो यहाँ पे Fe के आगे 3 हम लगा देंगे, पूरा हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, केवल मात्र 1 है, क्योंकि H2O में केवल 1 ऑक्सीजन अणु है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे हमने 4 बढ़ाए, जैसे क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 चौको 8 गुणा हो जाता, पर 4 दूनी 8 या 2 चौको 8 हो गई। अब यहाँ इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन हैं और राइट हैंड साइड में मात्र 2 हाइड्रोजन। तो इसके आगे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। मतलब इसको आप 3Fe + 4H2O Fe3O4, ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं हम। Al + CuCl2
FeCl2 का मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड। देखो दो क्लोराइड होता है, एक क्यूप्रस होता है, एक क्यूप्रिक होता है। क्यूप्रस का फार्मूला CuCl होता है और क्यूप्रिक का CuCl2 होता है। AlFeL3 प्लस Cu ये दिया हुआ है। फिर वही काम करेंगे, सबसे आसान तरीका, इसको अगर हम एक डिब्बे में बंद कर देते हैं, एक डिब्बे में बंद कर देंगे, बंद करने के बाद में जिसका सबसे अधिक परमाणु होगा, जिसमें सबसे अधिक परमाणु होंगे उनको पहले देखेंगे। तो सबसे अधिक परमाणु किसका है? इसका है एल्युमिनियम ट्राइटीन, एक 4 परमाणु, इसका 2 एक 3 परमाणु हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्लोरीन की संख्या यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि एल्युमिनियम की संख्या अभी इस समय पूरी है। तो यहाँ क्लोरीन कितना है? 3 है। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। तो ये नहीं कि 1.5 पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अगर 1.5 पे करेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन आपको बताया गया है कि दशमलव संख्या में कदाप गुणा ना करें, केवल पूर्ण संख्याओं में करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 को बराबर करने के लिए सबको 6 बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको कैसे गुणा करेंगे हम? इस वाले को करेंगे हम 3 को करेंगे किससे? 2 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, और यहाँ 2 वाले को किससे करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। ठीक, आप देखिए यहाँ एल्युमिनियम कितना हो गया? अब 2 एल्युमिनियम हो गया। इस हिसाब से हम एल्युमिनियम को पूरा कर लेते हैं। यहाँ एल्युमिनियम कितना है? 1 है, तो यहाँ 2 से कर देंगे। अब क्या बचा? Cu हमारा बैलेंस नहीं है, तो यहाँ कितना है? 3Cu। यहाँ कितना? केवल Cu है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये बैलेंस हो गया। इसी प्रकार कोई भी समीकरण को हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। एक आध थोड़ा सा हम और देखते हैं, जिससे और इजीली बैलेंस किया जा सके, आपको समझ में और आ सके। बड़े से बड़े समीकरणों को भी हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है Al2O3 प्लस H2O और गिव पार्ट AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस दिया हुआ है। इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक डिब्बा बना देंगे, इसको बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, ऐसे डिब्बा बना देंगे। फिर सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक लेंगे, तो सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक इसमें ये है एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड। आप इसमें देखेंगे, संख्या देखते हैं, इसमें एल्युमिनियम की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। तो हम एल्युमिनियम की संख्या को पहले बराबर करते हैं, देखते हैं हो पाता कि नहीं। एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना? 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया और 6 ऑक्सीजन हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 3 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है। आपका संतुलित हो गया, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको किसको संतुलित करना रहता है? बड़े यौगिक को, जो उसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो। ये भी आपका संतुलित होगा। एक क्वेश्चन और करके हम देखते हैं, फिर इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन जैसे CO2 प्लस H2O gives out C6H12O6 प्लस O2। क्या है? O2 ऑक्सीजन। एक रिएक्शन है, इसको हम देखते हैं। इसको संतुलित करने के लिए फिर वही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? डिब्बा बनाएंगे, डिब्बा बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व लेंगे। तो सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक कौन सा है? आपका ये है यौगिक ग्लूकोज। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। तो सबसे पहले इसको पूरा करेंगे। यहाँ कार्बन कितना है? 6 है। यहाँ कार्बन कितना है? 1 है मात्र।
तो यहाँ 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 6 कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन पूरा करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 12 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ से भी गुणा करेंगे, ये भी 12 हो जाएगा। लेकिन अब ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, और यहाँ 1 ऑक्सीजन होता है ना, तो आगे 6 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 और 6 18 ऑक्सीजन। और यहाँ केवल कितना है ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 8 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको भी 6 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बैलेंस कर रहे हैं। अब आप लोग अधिक से अधिक बैलेंस करिए, फिर आपको हम हाई स्कूल बोर्ड में जो आने वाले अधिक से अधिक बैलेंस वाले क्वेश्चन हैं, उसको हम लेसन को पूरा होने के बाद में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। और आप लोग प्रयास करिए, नियम का ध्यान रखिए, और बैलेंस करते समय बैलेंस करने के बाद में भी अणुओं परमाणुओं की संख्या को जरूर मिला लीजिए, कि जिससे आपसे कोई गलती ना हो। छोटे छोटे इक्वेशन को पहले बैलेंस करिए, फिर बड़े बड़े इक्वेशन पे जाइए। धन्यवाद।